क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। किससे पहले आता है जी ये? प्रपोजिशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जी, ये आपके सामने प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखी है। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है और इसका मकसद क्या होता है कि उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है विद समथिंग एल्स। ये समथिंग एल्स क्या है? ये अगर उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, उससे पहले कोई वर्ब आ जाए, तो उस एडजेक्टिव का, उस वर्ब का, उस नाउन का रिलेशन बताता है इस प्रपोजिशन के बाद में जो लिखा गया नाउन या प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि प्रपोजिशन के बाद हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूर हुआ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं कहूँ देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर एक वर्ड लिखा है फील्ड, जो नाउन है, और उससे पहले हमने एक वर्ड लिखा है और इससे पहले हमारे पास एक और नाउन है काउ। तो अब ये बता रहा है कि काउ और फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ देयर इज अ काउ अवे द फील्ड बिसाइड द फील्ड, तो काउ और फील्ड का जो आपस में इस सेंटेंस के अंदर जो लिंक है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमने एक नाउन यूज़ किया है टेबल, और यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है ऑन। इससे पहले हमारे पास क्या है बताएं? एक लेट्स से कि हमारे पास जो है वो वर्ब है। अब ये क्या कर रहा है कि इस वर्ब का और इस नाउन का आपस में एक रिलेशन बता रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ इन द टेबल तो हमारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ अंडर द टेबल तो हमारा जो है वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ बिसाइड द टेबल तो इसका किताब का और ये जो हमारे पास मेज़ है इसके रखने का जो एक्शन है, जो रिलेशन है, वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह देखें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। अब यहाँ पे हमने एक नाउन यूज़ किया है टी, और उससे पहले एक फॉन्ड जो है, ये बेसिकली अगर हम चूँकि ये पिछले एग्जांपल में सिंपल क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बताया, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि जो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ हो जाए, तो सामने ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये बेसिकली लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये हमारे मेन वर्ब बन जाते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये प्लेस जो है बेसिकली ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, एक्शन ये हमें बता रहा है। तो बुक और प्लेस, तो ये हमारे पास बेसिकली वर्ब नहीं बनता, ये हमारे पास एडजेक्टिव बनता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। अब यहाँ पे हमने एक नाउन यूज़ किया है। ये फॉन्ड क्या है? जैसे देखें, ही इज़ इक्वल टू फॉन्ड। याद है ना वो कॉम्प्लीमेंट्स, जो कॉम्प्लीमेंट्स बन जाते हैं एट्रीब्यूट की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। तो ये फॉन्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास एक एडजेक्टिव है। तो अब ये टी और इस एडजेक्टिव के दरमियान जो रिलेशन है इस प्रपोजिशन के ज़रिए जो है वो हमें पता चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह द कैट
jumped off the couch। अब यहां पे हमने एक नाउन यूज किया है, ये हमारे पास वर्ब है जंप, और ये जो वर्ड है ये बता रहा है जंपिंग और काउच का आपस में रिलेशन, क्योंकि अगर इसका मतलब है कि उसने नीचे छलांग लगा दी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑन, तो जंपिंग का और काउच का जो रिलेशन है ये आपस में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो अपने से बाद में आने वाले नाउन का रिलेशन शो करती है अपने से पहले वाली कोई भी चीज़ जो डिस्कस की जाए। मतलब ये हो सकता है नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन और वर्ब प्लस नाउन। इसका काम है रिलेशन को शो करना। तो ये तो चीज़ें हमें पता चल गई। अब दूसरी चीज़ हमारे जहन में जो पैदा हो सकती है वो है प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर लिखा कि इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। क्या ऐसा ही होता है कि हर प्रेपोजिशन जो है वो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, या कभी इसके अंदर कोई चेंजेस भी आ सकती हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे जो है वो हम चलते हैं। जिसे हम कहीं इसे मिटा दो जी। प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन। तो पहला रूल तो मोस्टली इट इज पुट बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन। ज्यादातर तो यही इसकी जगह होती है, लेकिन एक और चीज क्या कि अगर ऐसा सेंटेंस इफ देयर इज ए रिलेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, इट कम्स एट द एंड। अगर हम एक ऐसा जुमला लिखें जिसके अंदर कोई रिलेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करें, तो उस जुमले में जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा उस सेंटेंस के आखिर में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय दिस इज द बॉय whom I was talking about या talking of। ये वो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहां पे ये whom हमने किसके लिए यूज किया है? इसका मतलब है कि वो लफ्ज जो किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा है या नाउन की जगह पर लिखा जाए, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जुमले के दरमियान में आ जाए तो ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हमने पढ़ा ना, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आप रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करें तो उस जुमले के अंदर जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा उस सेंटेंस के आखिर में आती है। एक और सेंटेंस लिखें, Here is the watch, here is the watch you asked for। यहां पर ये देखें, ये दैट जो है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ये दैट ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप जहन में रखें तो जब हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे तो आपको बताया होगा कि ये जो दैट है ये सम टाइम सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा जाता, इम्प्लाइड होता है। याद है ना जब बताया था दैट का रूल्स? तो ये इम्प्लाइड है, तो अगर यहाँ पे लिख दें तो ठीक है, लेकिन सम टाइम्स आप किताबों के अंदर पढ़ेंगे कि वो दैट नहीं लिखा होगा, लेकिन वो दैट वहाँ पर आता ज़रूर है, तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा है। हियर इज़ द वॉच यू आस्क्ड फॉर। तो हियर इज़ द वॉच दैट यू, ये वो घड़ी है जो तुमने मांगी, जो तुमने। तो यहाँ पे दैट जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नाउन की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक प्रोनाउन है और ये जुमले के दरमियान में है, तो ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस लिखें,
व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एटसेट्रा, जो भी आप लिख लें। तो अब यहाँ पर हमने बेसिकली व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज़ की तरफ देख रहे हो, यू तुम्हारी तरफ, नाउन प्रोनाउन, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इसका आंसर नाउन में या प्रोनाउन में आ जाए तो पता चल जाता है कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो दूसरी इसका जो रूल कि या तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, या फिर अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास रिलेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उस जुमले में प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस के आखिर में चली जाती है। क्योंकि अगर देखिए ये एट जो हमने प्रेपोजिशन यहाँ पर लगाई है, क्या हम इसको कहीं और लगा सकते हैं इस सेंटेंस में? ये सीक्वेंस बन ही नहीं सकता। तीसरी चीज़ जो प्लेस के हवाले से एक और हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आ सकता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हर सेंटेंस में जो अगर हम प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ही नाउन या प्रोनाउन हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो? ऐसा नहीं है। समटाइम्स जो है वो एक प्रेपोजिशन दो ऑब्जेक्ट्स को भी जो है वो गवर्न कर रही होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है या दो हैं, प्रेपोजिशन उनसे पहले ही आएगी। तो तीसरी चीज़, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे दो हो, तीन हो, जितने भी हों, लेकिन प्रेपोजिशन जो है फिर उन ऑब्जेक्ट से, अगर दो हैं तो उन दोनों से पहले लिखी जाएगी, अगर तीन है तो तीनों से पहले लिखी जाएगी, एक है तो एक से पहले लिखी जाएगी। हाँ, इस रूल में अगर इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए फिर हमेशा जो है वो प्रेपोजिशन एंड पर आती है, नहीं तो नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट से पहले ही आया करती है। एग्जाम्पल, द कार। अच्छा चलें, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो पहले आप लिख लें नोट के तौर पर। We can put preposition at the end for emphasis in a sentence. ये नोट के तौर पर आपने इसके साथ लिखना है। रूल हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कोई जुमले में ऑब्जेक्ट आता है तो हमने ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लिखनी, लेकिन वो हमें ये बताते हैं कि प्रेपोजिशन आप एक सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब आप उस सेंटेंस में कोई फोर्स, कोई एम्फेसिस, कोई स्ट्रेस शो करना चाहते हो। एग्जाम्पल, द कार crashes the children and the old under। गाड़ी ने बच्चों और उस बूढ़े इंसान को कुचल दिया। अब ये होता क्रैश, मतलब अपने नीचे कुचल दिया। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम कोई फीलिंग्स जो हैं, वो इमोशंस जो हैं वो शो करना चाहते हैं, हम स्ट्रेस एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि ये ऐसा हुआ है। तो इस सूरत में आप प्रेपोजिशन जो है वो अपने सेंटेंस के, अपने ऑब्जेक्ट्स के बाद जो है वो लिख सकते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे आ जाएगी। एक और लिखें सेंटेंस, द रोड रन्स ओवर हिल, चले हिल्स कर लें, रन्स ओवर द हिल्स एंड द प्लेन्स। The road runs over hills and the plains, कि वो सड़क जो है वो पहाड़ियों और मैदानी इलाकों से घूमती घुमाती जो है वो आगे जाती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं, hills and the plains। तो हमने इन ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो अपनी प्रेपोजिशन लगा दी। लेकिन यही सेंटेंस अगर आप इसके अंदर एम्फेसिस डालना चाहते हैं, आप कोई इमोशंस शो करना चाहते हैं,
तो ये हमारी प्रेपोजिशन जो है वो ओवर, वो एंड पे आ जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा सेंटेंस? द रोड रन्स द हिल्स एंड द प्लेन्स ओवर। तो ये एक इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कोई सेंटेंस लिखना चाहें तो फिर आप प्रेपोजिशन को एंड पे ले जा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली प्रेपोजिशन हमारे ऑब्जेक्ट से पहले ही आती है। तो ये तो है कि प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन के हवाले से प्रेपोजिशन की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। इस हवाले से मैं आपको लिखने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रामर बुक्स हैं जो भी मार्केट में आप देखते हैं या डाउनलोड करते हैं, दो तरह की ग्रामर बुक्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल और एक जो मॉडर्न है। तो उनके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप प्रेपोजिशन को भी जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ किताबों के अंदर जो ट्रेडिशनल हैं उसके अंदर उन्होंने प्रेपोजिशन की 3 काइंड्स बताई हुई हैं, लेकिन जो मॉडर्न है उसके अंदर वो प्रेपोजिशन की 2 काइंड्स बताते हैं, लेकिन मकसद एक ही है। वो जो तीसरी काइंड है जो ट्रेडिशनल बुक्स में है, वो मॉडर्न बुक्स के अंदर उसे वो उसकी टाइप नहीं समझते, बल्कि उसको वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की टर्मिनोलॉजी के अंदर ले आते हैं। वो होती प्रेपोजिशन ही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। तो हम ये 3 टाइप्स जो हैं वो सीखेंगे कि कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं। सबसे पहले इसकी काइंड होती है जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। इसे हम रेगुलर प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ये कौन कौन सी हैं जो एक वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं और अक्सर हमें देखने को मिलती है, जैसे एट, बाय, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद। ये वाली जो प्रेपोजिशंस हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशन है, रेगुलर प्रेपोजिशन जो नॉर्मली यूज हो रही होती है। जो दूसरी इसकी टाइप है उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। हाँ जी, कोई एक आदमी में भी हो, अदरवाइज यही है। ये जो नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जैसे एट आ गया, हाँ जी ठीक। दूसरी है कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसको लिख लें, फिर आपको समझाता हूं कि कंपाउंड प्रेपोजिशन और सिंपल प्रेपोजिशन में फ़र्क क्या होता है। कंपाउंड प्रेपोजिशन है जैसा कि अक्रॉस, अबाउट, अबव, अमंग, एमिस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, beyond, within, underneath, without, inside, outside। ये वाली जो प्रेपोजिशंस हैं इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। लेकिन सिंपल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में फ़र्क, आप देखिए ये भी तो एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड ही है ना, ये भी एक एक वर्ड है। तो सिंपल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है जी? शाबाश, मिक्स कंपाउंड, जी बिल्कुल, मतलब कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बना होगा, समझ रहे हैं। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये हैं एक ही वर्ड्स, लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशंस ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो जुमले के अंदर अकेली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हमने ये इन, ऑफ, ऑन, आउट, इन सब का यूजेज अभी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की, और ये अकेली अकेली एक पोजीशन जो है, एक रिलेशन शो कर रही है अपने से बाद में आने वाला ये नाउन या किसी प्रोनाउन का। लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई एडवर्ब, कोई ना कोई एडजेक्टिव लेकर लिखी जाती है। ये अकेली जो है वो अपना रिलेशन
अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ शो नहीं कर सकती। ये आप समझिए जैसे इसके साथ एक नाउन लग जाएगा, कभी कोई एडजेक्टिव लग जाएगा, कभी कोई एडवर्ब लगेगा, तो उसके बाद ही ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकती है। लेकिन ये जो अब जैसे हमने अक्रॉस लिखा, अबाउट लिखा, नॉर्मली इनके साथ कोई ना कोई ऐसी फ्रेज ज़रूर जुड़ी होती हैं। लेकिन यही प्रेपोजिशन जो हैं वो जुमले के अंदर सिंपल प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल जो है वो की जा सकती हैं। वो बहुत एक्सेप्शंस हैं। इसके नीचे एक नोट लिख लें ये कंपाउंड प्रेपोजिशन के साथ। दे आर द प्रीफिक्सेस ऑफ a noun. They are prefixes of a noun, adjective और adverb। मतलब कि ये किसी न किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स जब हम किसी चीज़ के साथ लगाते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर किसी चीज़ के साथ सफिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट बी यूज्ड, बेसिकली दे आर प्रीफिक्सेस, कि ये किसी ना किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ जुड़ के अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो बताती हैं। जैसे देखें, अगर मैं कहूँ अक्रॉस वर्ड मैंने लिखा जी, अब मैं कहता हूँ अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये पूरी फ्रेज जो है वो एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है, अक्रॉस का अलग मानी है, द रोड का अलग मानी है, लेकिन जब द रोड के साथ अक्रॉस जोड़ दिया तो ये अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो हमें कन्वे करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ अक्रॉस द बिल्डिंग, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये अकेली अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करती, ये अपने साथ जो कोई नाउन, एडजेक्टिव कोई जोड़ेंगे तो तब ही ये अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। एग्जांपल लिखें, अराउंड द सीट कॉमा द कैट इज जंपिंग। अब जो भी आप लगा लें, तो ये अराउंड द सीट जो है, अराउंड के साथ जब हमने सीट लगा दिया तो वो बेसिकली हमें एक मीनिंग बता रहा है कि इसी चीज के इर्द गिर्द। तो ये कंपाउंड, वो कैट का जो एक्शन जो है उसका रिलेशन सीट के इर्द गिर्द क्या है। एक और सेंटेंस लिखें, द कार पुल्ड अलोंग, पुल्ड PULLED, द कार पुल्ड अलोंग द हाईवे या ड्राइव वे, जो भी आप लिखना चाहें, अलोंग द ड्राइव वे या अलोंग द हाईवे। तो ये अलोंग जो है इसके बाद आपने जो है वो एक नाउन यूज कर लिया है। एक और सेंटेंस लिखें, there is a station beneath this ground, तो यहां पे ये beneath हमने यूज किया है क्योंकि जब ये इसके साथ हमने एक नाउन लगा दिया है तो ये एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रेपोजिशंस को हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। जो तीसरी टाइप है उसे हम कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन में जो एक फ़र्क है वो ये है कि फ्रेज प्रेपोजिशन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की बनी होती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली लाइक सिंपल प्रेपोजिशन वो अपनी इंडिपेंडेंटली एक रिलेशन जो है वो शो कर सकती।
जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो अकेली कोई रिलेशन शो नहीं कर सकती, उसके साथ कोई नाउन लगेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या रिलेशन है। जैसे एट है, एट हमें पता किसी चीज़ के ऊपर, इन है तो हमें पता किसी चीज़ के अंदर। लेकिन जो कंपाउंड प्रेपोजिशन हैं ये इंडिपेंडेंटली अपना कोई मीनिंग कन्वे नहीं करती जब तक इनके साथ कोई और आइडिया एसोसिएट ना किया जाए। जो फ्रेज प्रेपोजिशन है, फ्रेज प्रेपोजिशन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की बनी होती हैं। फ्रेज का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब कम से कम दो लफ्ज़ होंगे तो ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये लाइक सिंपल प्रेपोजिशन अपना इंडिपेंडेंटली एक मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? तीसरे नंबर पे फ्रेज प्रेपोजिशन, जैसा कि देखें अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, इन एडिशन टू, in accordance with, in place of, instead of, by reason of, एटसेट्रा बेशुमार है। जैसे by dint of भी होता है, by dint of एटसेट्रा। फ्रेज प्रेपोजिशन दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल जो प्रेपोजिशन होती है उसे हम काइंड्स के लिहाज से कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। और ये सिंपल प्रेपोजिशन की तरह अलग से अपना एक मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही पास द एग्जाम, he passed the exam by dint of hard work, by dint of हार्ड वर्क। by dint of का मतलब क्या होता है? की वजह से, बिकॉज ऑफ जिसे हम कहते हैं। चलें एक और सेंटेंस लिखें, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, कॉमा, प्रूव योर सेल्फ बाय डूइंग समथिंग। प्रूव योर सेल्फ, सिंगुलर लगा लें, प्लूरल लगा लें, जो मर्जी लगा लें, एक ही बात, बाय डूइंग समथिंग। एक और सेंटेंस लिख लें, there is a tree in front of my house. ये इसकी 3 टाइप्स हैं। कहीं पे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रेपोजिशन की एक और टाइप भी मिलेगी, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पहले तो मुझे बताएं पार्टिसिपल क्या होता है जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है जी, वो तो इन्फिनेटिव होता है। अगर किसी वर्ब के साथ टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अच्छा जी, आईएनजी, किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दे तो कब वो जेरेंड बनेगा और कब वो पार्टिसिपल बनेगा? देखें, अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें और वो वर्ब जुमले के अंदर नाउन का फंक्शन परफॉर्म करे तो वो बन जाता है जेरेंड। जैसे रीडिंग इज़ माई हॉबी। अब यहाँ पे रीडिंग जो है ये एक एक्टिविटी का नाम है। पार्टिसिपल क्या होता है जी? शाबाश।
पार्टिसिपल वो होता है कि अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें और वो जुमले के अंदर वर्ब का नहीं, नाउन का नहीं, किसी एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, मतलब कि वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो और वो है बेसिकली वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और वो जुमले के अंदर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पार्टिसिपल है। जैसे देखें, और पार्टिसिपल नॉर्मली, अब तो असल में जिसका जैसा दिल चाहता है वो यूज़ कर लेता है। पार्टिसिपल का जो रूल है वो ये होता है कि ये एक ऐसे जुमले के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर एट ए टाइम दो एक्टिविटीज़ हो रही हों। एक एक्टिविटी वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और वो एक्टिविटी विच लुक्स लाइक अ वर्ब, लेकिन एक्चुअली वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा एट दैट टाइम, वो पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे देखें, मैं कहूँ आई ईट चिप्स while watching टीवी। मैं टीवी देखने के दौरान चिप्स खाता हूं। अब इस जुमले के अंदर देखें, एक हमारे पास ये वर्ब है, ऐसा ही है ना, और एक ये चीज़ है जो वर्ब की तरह हमें नज़र आ रही है। इन दोनों में वो वर्ड दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अगर हम टेंस चेंज करें तो वो वर्ब भी चेंज हो जाए, वो होता है मेन वर्ब। और वो लफ्ज़ विच कैन नॉट बी चेंज्ड उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। जैसे देखें, इस सेंटेंस को मैं कह सकता हूं आई विल ईट, आई एट चिप्स, लेकिन ये बेसिकली वॉच टीवी देखने के दौरान, तो ये एक स्टेट है, ये एक कंडीशन है, और स्टेट कंडीशन का नाम क्या होता है? नाउन। लेकिन ये स्टेट कंडीशन अपने साथ एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो वो लफ्ज़ जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। अब वॉच इज ए वर्ब, लेकिन इसके साथ आईएनजी लग गया, और लेकिन इस जुमले के अंदर ये वर्ब का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, इट इज एडिंग सम मीनिंग टू अ नाउन, तो ये हमारे पास बन जाता है पार्टिसिपल। जैसे देखें, मैं कहूं रीडिंग इज माई हॉबी, इसके अंदर रीडिंग जो है ये एक स्टेट, एक कंडीशन का नाम है। हम कहेंगे कि ये हमारे पास, चूंकि रीड वर्ब है, वहां से आईएनजी लगा, हमने इसको बना दिया नाउन, क्योंकि ये किसी कंडीशन का नाम है। अब जब मैं ये कहूं रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, इस जुमले के अंदर रीडिंग अब जेरंड नहीं रहा, मकसद तो एक ही है ना, लेकिन यहां पे ये जेरंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने से बाद में आने वाले नाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अब पार्टिसिपल बन गया। ये जुमले के अंदर अब एडजेक्टिव बन जाता है। तो एक हमारे पास है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन मतलब कि वो एक ऐसा लफ्ज जो बेसिकली पार्टिसिपल होता है। अब आपको पता चल गया पार्टिसिपल क्या करता है? एडजेक्टिव होता है। वो उस जुमले के अंदर एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, वो उस जुमले के अंदर जो है एक प्रेपोजिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर आपको मैं सेंड कर दूंगा, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या? हाँ जी, वो डबल प्रेप, वो नहीं, ये होता है यूजेज के, डबल प्रेपोजिशन आती है यूज के अंदर या फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अदरवाइज या वो सिंपल प्रेपोजिशन होगी, या वो कंपाउंड होगी, या वो फ्रेज होगी, या पार्टिसिपल होगी, उसकी काइंड और है। ये चीज़ें आती हैं फंक्शन के अंदर कि वो यूज़ कैसे की जा सकती हैं। अच्छा जी, जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे, तो एडवर्ब पढ़ने के दौरान जो है वो उस वक्त भी मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड अ प्रेपोजिशन। पेपर के अंदर इससे रिलेटेड जो है वो ज़रूर कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है और प्रेपोजिशन क्या होती है। तो इसकी एक छोटी सी अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
इसी तरह आप कर लें, एक तरफ एडवर्ब लिख लें और दूसरी तरफ जो है वो प्रेपोजिशन लिख लें। Do not loiter about the streets. I could not come before. I came here before yesterday. Has he come in? Is he in the room? The wheel came off. He jumped off the train. Let's move on. The book is on the table. अब ये आपके सामने दो हिस्से हैं और सेम वर्ड्स जो हैं वो हमने दोनों तरफ लिखे हैं, लेकिन एक तरफ ये एडवर्ब है और दूसरी तरफ ये प्रेपोजिशन है। हम एडवर्ब भी पढ़ चुके हैं। एडवर्ब क्या करता है? सिंपल वर्ड्स में एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? किसी वर्ब को वो मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर देखें कि गो एंड रन अबाउट, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है अबाउट। ये किसके साथ लगा हुआ है? किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? रन के बारे में। तो जो किसी वर्ब के बारे में कोई मीनिंग ऐड करे उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडवर्ब है। आई कुड नॉट कम बिफोर, यहाँ पर बिफोर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? कम के बारे में। हैज़ ही कम इन, यहाँ पर जो है वो कम के बारे में, अगेन इन। द व्हील केम ऑफ, यहाँ पे ये केम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स मूव ऑन, ऑन जो है वो मूव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारे पास सारे एडवर्ब्स हैं। प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रेपोजिशन नहीं बन सकती। डू नॉट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट्स, अब यहाँ पे हमने अबाउट लिखा है और अबाउट के बाद देखें हमारे पास एक नाउन भी मौजूद है। तो यहाँ पर अबाउट बेसिकली इस स्ट्रीट और इस लॉइटरिंग, आवारा गर्दी करने का जो रिलेशन है उसकी तरफ इशारा कर रही। आई केम हेयर बिफोर यस्टरडे, बिफोर और उसके बाद हमारे पास एक नाउन भी मौजूद है यस्टरडे। तो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ आना और यस्टरडे के बारे में हमारे पास जो है वो एक रिलेशन बता रही। इज ही इन द रूम, इन और उसके बाद देखें हमारे पास एक जो है वो नाउन भी मौजूद है। ही और रूम का रिलेशन बता रहा है। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पर ऑफ और उसके बाद हमारे पास एक नाउन मौजूद है। तो यहाँ पर जंपिंग और ट्रेन का आपस में रिलेशन जो है वो बताया जा रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल मौजूद है। टेबल और किताब का जो है वो होना, वो उसके बारे में हमें। तो प्रेपोजिशन को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। आपको पता चल जाता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जो है वो ज़रूर होगा। सिर्फ एक ही वो एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो सिर्फ उस जुमले में ये एंड पे आती है। अदरवाइज नॉर्मली जो प्रेपोजिशन है ये नाउन से पहले आती है। जो फ्रेज प्रेपोजिशन है, चूँकि वो फ्रेज प्रेपोजिशन है, ये याद रखें। तो फ्रेज जुमले में शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। तो जो फ्रेज प्रेपोजिशन है इनकी प्लेस थोड़ी चेंज है। जैसे आपने आई थिंक कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, उसमें प्रेपोजिशन पहले आ गई। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, तो मैं चाह रहा था आप मुझसे पूछें, क्योंकि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि ये तो नाउन से पहले आती है, तो यहाँ पर ये जुमले के शुरू में कैसे आ गई? तो ये चूँकि एक फ्रेज प्रेपोजिशन है, तो फ्रेज कहीं भी जुमले के अंदर आ सकती है। तो इस वजह से, उसकी वजह से ये जुमले के शुरू, दरमियान या आखिर में इसको लिखा जा सकता है। जैसे इंस्टेड ऑफ कई दफ़ा हम जुमले के दरमियान में भी तो लिख देते हैं। अगर इसी सेंटेंस को आप उल्टा करके लिख दें
प्रूव योर सेल्फ बाय डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जो है वो जुमले के दरमियान में आ गया, अदरवाइज ये नाउन या प्रोनाउन के साथ ही जुड़ी होती है। जी मैं आपके समझ गया हूँ कि कौन सी लगे। ये आगे ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी लिस्ट बनी हुई हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन, अगर आप स्पेसिफिक नाउन है, इस नाउन के साथ हमेशा ये प्रेपोजिशन आएगी। इसी तरह एडजेक्टिव्स हैं, इन लेट्स से कि ऑफ है, अब ऑफ किस वक्त किसी नाउन के साथ आएगी, किस वक्त किसी एडजेक्टिव के साथ आएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपने इसकी रीडिंग ही करनी है तो आपको पता चल जाएगा। जी 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 एक ओ एफ होता है, एक ओ हाँ, डबल एफ। जो ओ डबल एफ है ना, वो बेसिकली नेगेटिव सेंस या उतारने की सेंस में, गिरने की सेंस में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ जो ओ एफ है वो का के रिलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। चलें मेरा बेटा, नेक्स्ट जो है वो इसके बाद लिखें। ये अभी हम कर रहे हैं, समझें इसकी काइंड्स ही कर रहे हैं या प्लेस, जो भी इसको आप, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन के हवाले से। अभी हमने अगर नोट लिखना है तो नोट लिख लें। एक दो एक्सेप्शन अब लिखवाने लगा हूं कि इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है जैसा हमने लिखा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि जिसमें प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता, बल्कि प्रेपोजिशन के बाद कोई एडवर्ब लगा होता है। तो ये एक्सेप्शन हैं, ऐसा भी हो सकता है। नोट के तौर पर लिख लें कि समटाइम्स देयर कैन बी एन एडवर्ब ऑफ टाइम, देयर कैन बी एन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस आफ्टर preposition। तो कभी कभार एडवर्ब पढ़ा ना, हमारा आई थिंक कल ही लेक्चर हुआ है। आई विल बी डन बाय देन, यहां पे हमने एक प्रेपोजिशन यूज की है बाय। इसके बाद देखिए एक हमारे पास नाउन तो नहीं है, नाउ देन, तो ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं, मैं उस वक्त तक, मतलब इसका क्या है, दैट टाइम। अगर हम ये लिखें देन की बजाय अगर ये लिखा हो आई विल बी डन बाय दैट टाइम, तो ये हमारे पास नाउन बन जाएगा। लेकिन देन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो समटाइम्स प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखें, गो अवे फ्रॉम देयर, गो अवे फ्रॉम देयर, ये क्या है, वहां से दूर चले जाओ। कहां से, ये किस चीज की तरफ इशारा कर, प्लेस की तरफ। तो यहां पे ये हमने जो है वो प्रेपोजिशन यूज किया और उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर लिया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ये प्रेपोजिशन के बाद समटाइम, जो इसका मतलब है कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने उसकी जगह एडवर्ब लगा रखा है। तो एडवर्ब से पहले भी इस तरह प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। कुछ और है वो आपको भेजूंगा तो आप देख लेंगे। दूसरी इसके अंदर, ये नोट के अंदर आपने पहला पॉइंट बना लिया, नोट के अंदर ही दूसरा पॉइंट बनाएं। ये तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद एक एडवर्ब, जैसे एक एक लफ्ज है, समटाइम्स देयर कैन बी sometimes there can be an adverb phrase after preposition. Example,
he did not see her till a few days ago। मतलब वो उसे चंद दिन पहले उसे देखा था, उससे पहले काफ़ी देर हो गई, मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने एक प्रेपोजिशन यूज़ की है टिल, और उसके बाद हमारे पास देखें एक लफ्ज़ नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हमने एक फ्रेज यूज़ कर ली। अब ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि अ फ्यू डेज अगो बेसिकली किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखने की तरफ, मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करती है, वर्ब के बारे में मीनिंग देती है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। एक और सेंटेंस कर लें। I sold my car for under its half price। अब यहां पे हमने एक प्रेपोजिशन यूज की है फॉर। इसमें आपसे मैं दो सवाल पूछूंगा अभी। अब फॉर के बाद देखें हमारे पास एक लफ्ज नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये एक फ्रेज है, अंडर इट्स हाफ प्राइस। हुआ क्या है? कार बेची गई, बेचने का अमल हुआ। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। अच्छा देखें, इस जुमले के अंदर एक और वर्ड हमने यूज किया है अंडर। तो ये भी तो प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर को छोड़ दें, सिर्फ हमारे पास ये फ्रेज है अंडर इट्स हाफ प्राइस, और आपसे पूछा जाए बताएं कि ये प्रेपोजिशन की कौन सी काइंड है, तो बताएं कौन सी ये काइंड है? ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जो किसी फ्रेज के साथ, किसी नाउन के साथ आगे जुड़ी। वो आप देखो ना, ये अंडर इट्स हाफ प्राइस, ये एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रही है। अंडर द टेबल एक स्पेसिफिक मीनिंग देगा। तो ये जब किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है तो उसके साथ मिलके उसका एक मीनिंग कन्वे करती है। जैसे अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द सीट, तो वो अपने नाउन के साथ मिलकर उसका एक मीनिंग जो है वो बयान कर रही है। तो अंडर इट्स हाफ प्राइस है, यहाँ पर ये अंडर जो है ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है उसका फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हमारे पास ये फॉर जो है ये हमने यहाँ पर सिंपल प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक और सेंटेंस लिखें। The noise is coming from across the road। सड़क के उस पार से शोर आ रहा है। तो यहां पे इस जुमले के अंदर देखें कि कौन सी हमने सिंपल प्रेपोजिशन यूज की है और कौन सी हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज की। फ्रॉम हमारी बेसिकली सिंपल प्रेपोजिशन है जो रिलेशन शो कर रही है। अक्रॉस द रोड ये हमारे पास एक फ्रेज है। अगर आपसे अक्रॉस के बारे में पूछा जाएगा कि बताएं ये अक्रॉस द रोड प्रेपोजिशन कौन सी है, तो फिर आप कहेंगे कि ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ऑलराइट, इसके बाद अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसे ऊपर हमने देखा, जो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये क्या शो करती है? रिलेशन शो करती है। ऐसे ही है ना। ये कौन कौन से रिलेशन शो करती हैं? ये टाइम रिलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं। जैसे जहाँ पर अगर आई विल बी डन बाय देन, मैं उस वक्त तक काम मुकम्मल कर लूँगा, इस जुमले के अंदर बाय जो है वो किस चीज़ का रिलेशन शो कर रही है? टाइम रिलेशन। आई विल कम फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से आऊँगा। अब यहाँ पे फ्रॉम जो है एक रिलेशन शो कर रही है, लेकिन किस चीज़ का रिलेशन शो कर रही है? प्लेस का शो कर रही है। तो इसी तरह कुछ ऐसी होती है जैसे इफ़ बट कंट्रास्ट को शो करने के लिए, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जो रीज़न को, कोई कॉन्सिक्वेंसेस को शो करने के लिए। तो ये प्रेपोजिशन जो है ये डिफरेंट रिलेशंस शो करती हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, 7-8 हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर आपको, जब मैं अभी भेज देता हूँ
ये देखिए, ये लिखा होगा यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन, जैसे इन और एट। इनमें क्या फ़र्क है? इन और एट जो है ये दोनों ही प्लेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जगह के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इन कब इस्तेमाल हो सकती है और एट कब इस्तेमाल हो सकती है? अगर हम जैसे देखें, मैं कहूँ ही लिव्स इन लाहौर और मैं कहता हूं ही अराइव्ड एट लाहौर, ऐसा क्यों कहा मैंने? देखिए, अगर किसी जगह का जिक्र करें हम और वो जनरल है, उसमें हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं पता नहीं कहां। इस जुमले के अंदर ये रिलेशन स्पेसिफिक नहीं है, हमें ये नहीं बता रहा कि ये कौन सी स्पेसिफिक पॉइंट पर रहता है। अगर मैं अपना घर नंबर दूं या स्पेसिफिक पॉइंट यूज करूं तो उस वक्त हम हमेशा जो है वो लाहौर के साथ जो है या प्लेस के साथ एट लगाते हैं। जैसे द प्लेन लैंडेड एट लाहौर, इन लाहौर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बेसिकली हम लाहौर को जनरल सेंस में नहीं, वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर वो बेसिकली लैंड कर सकता है, इसका मतलब है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही लैंड कर सकता है। यहाँ पर जब किसी प्लेस का स्पेसिफिक पॉइंट आप जिक्र करना चाहें तो उस वक्त एट आता है, जब जनरल यूज़ का बात करें तो उस वक्त जो है वो इन आता है। इसी तरह और भी कुछ, ऑन कब आएगा, टिल कब आएगा, विद कब आएगा, सिंस कब आएगा, बिसाइड कब आएगा, बिसाइड्स कब आएगा, बाय के साथ कौन से नाउन लगते हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं अभी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करें और प्रेपोजिशन के ऊपर मैं और कोई लेक्चर नहीं देना चाह रहा। ये सारे आप अपने तौर पर जो है वो रीडिंग में भी इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कंजंक्शन के ऊपर। लेक्चर्स 7-8 हाँ, ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें। नहीं 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 नहीं, देखें उसमें एनालिसिस, कंप्रीहेंशन, ये दो मेजर है। रात को मैंने आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला भी भेजा है, मैंने ग्रुप में काफ़ी फ़ोल्डर भेजे हैं, उसमें एक फ़ोल्डर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको भी आज से ही पढ़ना शुरू कर दें।